अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल साहब का कहना है कि अगर आने वाले 5 सालों तक तालाबों की और नालों की एनक्रोचमेंट की गई तो फिर छोटी सी बारिश की वजह से हैदराबाद फिर डूब जाएगा, और सवाल किया कि तालाब बेचने वाले कौन है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहतरम हजरात, मैं सबसे पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ और इस वीडियो देखने वाले तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करिए, क्योंकि इस वक्त शहर हैदराबाद के जो हालात है वो हालात इंसान के बर्दाश्त की बात नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अल्लाह की रहमत है या ये अल्लाह का अजाब है जो हम पे नाजिल हो रहा है। अगर ये अजाब है तो इस वक्त फौरी तौर पर हमको अल्लाह की दरबार में रुजू होना चाहिए और तौबा करना चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और अल्लाह हम इंसानों में आपके कहर को बर्दाश्त करने का मायदा नहीं है मेरे मौला। हम आपसे दुआ को है अल्लाह, और हम अहद करते हैं कि हम अपने गुनाहों से परहेज करेंगे, हम अपने गुनाहों को छोड़ेंगे और आपके सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की हम मुकम्मल कोशिश करेंगे। इसलिए अल्लाह हम तलबगार है आपसे कि आप हमारी इस दुआ को कबूल करिए और शहर हैदराबाद पर अपनी रहमत वाली बारिश बरसाइए। और मैं दूसरी बात यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि मैं सख्ती से मुखालिफत करता हूँ उस अल्फाज की जो कल शहर हैदराबाद के अंदर एक झूठ तौर पर फैलाया जा रहा है। कल सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक मंसूबाबंद कोशिश के जरिए ये कहा जा रहा है कि बालापुर का कट्टा टूट गया, पानी आ रहा भागो, पानी आ रहा घरों से निकल जाओ, पानी आ रहा घर खाली कर दो। दरअसल मैं सबसे पहले इस बात को वाजे कर दूं कि बालापुर का कट्टा टूटा नहीं, बालापुर का कट्टा तोड़ा गया है। ये कौन तोड़े हैं, छोटा सा पानी छोड़ने की मैं इसकी तफसीलात फिर बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं क्लियर इस बात को कह दूं कि बालापुर का कट्टा टूटा नहीं है, बालापुर का कट्टा तोड़ा गया है। और वो तोड़ने की क्या वजह थी, किसकी ज़मीनों को बचाने की कोशिशें की जा रही थी, किस ज़मीन को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, मैं इसके बारे में तफसीलात बताऊंगा। जब आप अगर बालापुर का कट्टा तोड़े हैं तो मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहता हूँ। नदीम कॉलोनी को लगकर एक हैदराबाद गर्ल्फ एकेडमिक एसोसिएशन करके जो है चलता है। आप अगर खाली हैदराबाद गर्ल्फ एसोसिएशन की अगर दीवार तोड़ देंगे तो नदीम कॉलोनी का पानी पूरा जो है आराम से बह जा सकता है। वहां पर हिम्मत नहीं करेंगे, वहां पर दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर गरीबों की बस्तियां हैं, यहाँ पे तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मजलूम लोग रहते हैं, यहाँ पे तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता, यहाँ क्या तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ की आवाज़ को नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया तक ले जाने वाले यहाँ पर लोग नहीं हैं। इस वास्ते यहाँ की दीवार तोड़ी गई, लेकिन मसला यहाँ पर कट्टा तोड़ा गया है। लेकिन मसला यहाँ पर ये नहीं है। देखिए, शहर हैदराबाद जब आबाद हुआ था उस वक्त शहर हैदराबाद के अंदर 112 तालाब हुआ करते थे, जिसमें से कुदरती तालाब भी हुआ करते थे और तालाब जो है बनाया जाता था। तालाब बनाने का मकसद क्या था? तालाब बनाने का मकसद ये था कि जब भी शहर हैदराबाद के अंदर बारिश होगी तो ये बारिश का पानी लोगों के घरों में ना जाए, ये बारिश का पानी तालाबों में जाए। अब मैं यहाँ पे सवाल ये करना चाहता हूँ कि बताइए, शहर हैदराबाद के अंदर जो इतनी तालाबें थी, मैं नाम भी लूंगा, इतने तालाबें थी, ये तालाबों बेचने वाले कौन थे, ये तालाबों की प्लॉटिंग करने वाले कौन थे? जो बस्तियों में तालाबें तोड़कर बस्तियां बसाई गई, वो बस्तियां बसाने वाले कौन थे? किसकी जेर सदारत, किसकी सरपरस्ती, किसकी हिदायत, किसके हुक्म पर यह तालाबें बेचा गया? सबसे पहले तो तालाब मीर जुमला, जिसको तालाब कट्टा कहते हैं, ये तालाब कट्टा बेचने वाले कौन थे? मिरालम तालाब बेचने वाले कौन थे? नहर हुसैनी बेचने वाले शास्त्रीपुरम पे कौन थे? जानकी नगर टोली चौकी पे जो तालाब था उसको बेचने वाले कौन थे? तालाब चंचलम, जहां पर जो है अब एक स्कूल वगैरह भी बना हुआ है, वो तालाब चंचलम बेचने वाले कौन थे? वादी मुस्तफ़ा, जो एक उम्दा सागर आज वादी मुस्तफ़ा की बस्ती के नाम से है, जो पहले उम्दा सागर के नाम से थी, वो उम्दा सागर बेचने वाले कौन थे? बालापुर का तालाब बेचने वाले कौन थे? शाहपुर सागर बेचने वाले कौन थे? पल्ला चोरू तालाब बेचने वाले कौन थे? अब पल्ला चोरू के मुतालिक मैं ये बात कहूंगा कि पल्ला चोरू के अंदर आज भी इस वक्त प्लॉटिंग चल रही है। इस वक्त पल्ला चोरू तालाब के अंदर प्लॉटिंग चल रही है। देखिए, अब तालाबें बेच देंगे तो पानी कहाँ जाएगा?
यकीनन पानी सड़कों पे आएगा। तालाबें अगर बेच देंगे, तालाबें प्लॉटिंग हो जाएगी, तो पानी कहाँ जाएगा? मजबूरन लोगों के घरों में जाएगा। घरों में से ऐसे मंजर हम देख रहे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि फलकनुमा के करीब एक घर में से एक हमारी बहन, जिसकी उम्र करीब 30-35 साल है, उस बहन की लाश पानी में बहती हुई बाहर आई। बस्ती के नौजवान मेरी वो बहन के बाल पकड़ के उसकी डेड बॉडी को उठा के जो है कश्ती में रख रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है भाई? अगर आप शहर में नाले बेच देंगे, अगर आप शहर में प्लॉटिंगें कर देंगे, तालाबें खत्म कर देंगे, तो पानी मजबूरन सड़कों पे जाएगा, पानी यकीनन लोगों के घरों तक जाएगा। क्या हमारी क़यादत इतनी जो है, यानी इनके पास इतनी दूर अंदेशी नहीं है, इनके पास इतनी सोच नहीं है कि तालाबें बेच देंगे तो बस्ती में पानी पड़ेगा तो कहाँ जाएगा? आज भी फिर भी माहौल कुछ ठीक ठाक है, नाले वगैरह कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरीके से लैंड ग्रैबर्स का जो है हैदराबाद के अंदर एक माफिया चल रहा है, ये आने वाला माफिया अगर आने वाले 5 साल के बाद अगर इसी तरीके से तालाबों की, नालों की इंक्रोचमेंट्स, नालों की प्लॉटिंग्स अगर होते रहेगी, तो कल छोटी सी बारिश में शहर हैदराबाद फिर दोबारा डूब जाएगा। इसके जिम्मेदार कौन है? ये बेचने वाले कौन है? आप बताइए। नवाब साहब कुंटे पे एक तालाब था, कहाँ गया? कौन बेचे? किसकी सदारत में बेचे? मैं जितने नाम ले रहा हूं, ये नाम आपकी क़यादत वाले हलकों के अंदर है। थीगल कुंटा जिसको कहते हैं, थीगल कुंटे में एक तालाब था, उसको बेचने वाले कौन थे? आप थे। अब दूसरी बात मैं यहां पे ये कहूंगा, नाला डिसेंटिंग के मुतालिक कहूंगा। जीएचएमसी से नाला 12 फीट का सफाई के लिए, 15 फीट की सफाई के लिए टेंडर पास होता है। गुत्तेदार उसी तरीके से टेंडर को डालता है कि 12 फीट तक मैं डीप में 12 फीट तक मैं जो है नाले की डिसल्टिंग करूंगा। डिसल्टिंग के माने जब जब पानी बहता है, पानी के साथ साथ नालों में मट्टी आती है, तो मट्टी को जेसीपी हिटाची के जरिए मट्टी निकाली जाती है, निकाल के उसको जो है लेके जाके कहीं डंपर यार्ड में डाला जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा माफिया यही है। देखिए मेरे भाइयों को भी यह बात समझने की जरूरत है कि जो नाले बने हैं, वो नालों के अंदर आप बहता बहता पानी के साथ साथ बहती बहती मट्टी तक जो आके ठहर जाती है, उसको सफाई करने का टेंडर जीएचएमसी से पास होता है। 12 फीट, 18 फीट, 15 फीट तक का पास होता है। लेकिन हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हमारे एमएलए, हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारी जमात के जो गली के लीडर होते, ये लोग क्या करते? गुत्तेदार को जाके बोलते आपको टेंडर कितने परसेंट का मिला, कितने फीट का जो है सफाई का टेंडर मिला? तो वो बोलता साहब मुझे 12% की सफाई का टेंडर मिला है। आप एक काम करिए, आप 5 फीट तक साफ कर दीजिए, 12 फीट में चलो कोने में बात करेंगे। यानी 7 फीट की मट्टी वैसी छोड़ी जाती। अब आप बताइए, अगर ऐसी बारिश अगर होगी, ऐसी नहीं से थोड़ी कम भी अगर बारिश होगी, और आपके नाले में से अगर मट्टी साफ नीचे से तल तक अगर साफ ना की गई, तो पानी कहां से जाएगा? यकीनन नाला जब फ्लो होगा, नाले के फ्लो के बाद तो रोडों पे पानी आ जाएगा। जब रोडों पे पानी आएगा तो रोडों पे मकाना है, बस्तियों का जो डाउन है वो बस्तियों में पानी घुस जाएगा। यही है हमारी क़यादत इस वक्त डेवलपमेंट के नाम पे नहीं है। ये तालाबों का जो मैं नाम लिया, इसको बेचने वाले बिल्कुल आप आज किधर मसरूफ है हमारी क़यादत? आज वो जीएचएमसी का खाली एक बिरयानी की, खिचड़ी की पैकेट बन रही है तो वो बांटने में मसरूफ है, वो भी जीएचएमसी की तरफ से है, क़यादत की तरफ से नहीं है। बुलंदबांग दावे, बड़ी बड़ी बातें करने वाली क़यादत, 10,000 करोड़ों की मालिक की पेश करने वाली क़यादत, हिंदुस्तान में हैदराबाद को शहर मॉडल, यानी मॉडल शहर के तौर पर पेश करने वाली क़यादत मजबूर हो चुकी है। आप नहीं कर पा रहे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि जब जुबैल कॉलोनी, नदीम कॉलोनी का पानी खत्म हो जाए, अल्लाह पता नहीं उसके अंदर से क्या नज़ारे हमको देखने को मिलेंगे, कितनी मैयतें वहां पे देखने को मिलेगी, हमको उस बात का अंदाजा नहीं है। आप उस पर नहीं तवज्जो दे रहे। आप जाइए नदीम कॉलोनी की, आप हैदराबाद गल्फ एसोसिएशन की दीवार तोड़ दीजिए। आप वो दीवार तोड़िए, 4 से 5 घंटों में नदीम कॉलोनी खाली हो जाएगी। आपने वो नहीं किया। आप एक सोशल मीडिया में एक लेटर फिरा रहे हो, पल्ले चोरू की प्लॉटिंग के मुतालिक का एक लेटर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का सोशल मीडिया पे फिर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई इतना सोच बोलने की क्या जरूरत है? खाली इतना बोल दो, पल्ले चोरू पे प्लॉटिंग नहीं होगी, बोल दो ना। नहीं कर पाएंगे आप ये। क्यों? आपके इस वक्त के एक मिनिस्टर के बेटे के साथ 500 एकड़ की प्लॉटिंग हो रही है। 1 एकड़ 1 करोड़ से ज्यादा की मिल्कियत का 500 करोड़ का वेंचर चल रहा है। उसकी वजह से आप दूसरी बस्तियों को मुतासिर कर दिए। वो बालापुर का कट्टा तोड़ के जो है आपने पानी बहा दिया, जिसमें बाबा नगर मुतासिर हो गया। अरे अजमत नगर, याखुदपुरा, तालाब कट्टा, इमाम बाड़ा तक बह गया।
آپ خالی آپ کی ایک نادانی کی وجہ سے، آپ کی ایک ناسمجھگی کی وجہ سے، آپ کی ایک ناہلی کی وجہ سے کتنے گھر متاثر ہو گئے۔ آج جب ہم صبح میں امام باڑے کا دورہ کیا، عظمت نگر اور امام باڑہ بھیا کا باغ کا جب ہم نے صبح فجر کی نماز کے بعد میں جب دورہ کیا، لوگوں کے ساتھ وہاں پہ پھرا، تو قریب چھاتی تک ہمارے پانی تھا، اور صرف پانی کے باہر یہاں تک تھا۔ کہاں کی دیوار کا؟ آپ کی بالاپور کا کٹے کا توڑنے کی ایک آپ کی جو ہے غلط ڈیسیشن، یا خود پورا بہا دیا، چندرا نگر بہا دیا، امام باڑہ بہا دیا، اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے۔ یہ غلط ہے۔ اب ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ مخالفت کریے، یقیناً ہم مخالفت کریں گے آپ کی، لیکن آپ کی اچھے کاموں کی بھی تائید کریں گے اگر آپ اچھے کام کریں گے تو، لیکن ہم کو کبھی آپ کے کام کی تعریف کرنے کا بھی موقع دیجیے گا۔ میں یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اور تیسری بات، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی ایچ ایم سی الیکشن آ رہا، میں آپ لوگوں کی اس ویڈیو کے ذریعے واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں، میری جوتی پہ کارپوریٹر، میرے جوتی پہ ایم ایل اے، میں الیکشن نہیں لڑنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے اقتدار کا شوق نہیں ہے۔ میں ان بچوں کو بولوں گا کہ بچوں تم لوگ آج وہ انجوائے کرو، کارپوریٹر بنو، ایم ایل اے بنو۔ آج سے 11 سال پہلے ان چیزوں کا میں الیکشن بھی لڑ لیا، جیت گیا بھی، اسٹینڈنگ کمیٹی بھی بن گیا۔ آج مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن عوام کے مسائل کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی نہیں بولتا ہے تو وہ ان کی کمزوری ہے، اگر میں بولتا ہوں تو اپنے سر پہ کفن باندھ کے۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے میرے بولنے سے، میں ان کے اوپر تنقید کرنے سے، یقیناً میرے الفاظ میں کچھ کڑواہٹ ہوگی، لیکن میرے بولنے سے ان کے دلوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے نتائج ہم کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرا کیا لینا دینا ہے؟ آپ بتائیے، میرا کیا لینا دینا ہے؟ اگر بابا نگر ڈوبتا ہے تو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن میں بول رہا ہوں کیونکہ دل میں درد ہو رہا ہے۔ اس لیے درد ہو رہا ہے کیونکہ ان کی کمزوری، ان کی ناہلی، ان کی غلط ڈیسیشنز، ان کے تالابوں کو بیچ دینا، ان کے نالوں کے اوپر پلاٹنگ کر دینا، میں نام لوں تو لوگ برا مان جائیں گے۔ کتنے مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں کے نالوں کے اوپر گھراں بنے ہوئے ہیں، کتنے مجلس اتحاد المسلمین کے لوگوں کے نالوں کے اوپر آٹو گیریجاں بنے ہوئے ہیں، کتنے مجلس اتحاد المسلمین کے اکبر الدین اویسی صاحب کے قریب کے لوگوں کے نالوں کے اوپر شادی خانے بنے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ نام لوں تو لوگ غلط مانیں گے، لوگ بولیں گے کہ تنقید کر رہے ہیں آپ، یہ کر رہے ہیں آپ، منافق ہو گئے آپ، یہ کافر ہو گئے، جو کلمہ پڑھ لو، جو یہ کر لو۔ بھائی، آپ لوگوں کے بولنے سے میرے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرا ایمان میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت بول رہا ہوں، آپ کو اگر آپ کی قائدین کی محبت میں میری حقیقت غلط لگتی ہے تو آپ مجھے مت سنیے، لیکن میرا کام ہے بولنا، دیوانوں کی طرح بولتے رہوں گا، اور آخری سانس تک اس حکومت کی غلطیوں کے خلاف، قائدین کی غلطیوں کے خلاف میں بولتا رہوں گا۔ اب آپ دیکھیے، اچانک سڑکوں پہ اتر کے بیچارے جو ہے پورا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ آپ اتنا ڈرامہ ہماری مسجدوں کے خود کیوں نہیں کریں؟ کیوں نہیں کرے؟ خانہ مسجد کے خود کیوں نہیں کرے؟ سیکریٹریٹ مسجد کے خود کیوں نہیں کرے؟ آج جب کوئی این جی اوز، آج اگر کوئی ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن کا کوئی آدمی، یا ادر دن پولیٹیکل پارٹی، دوسری پولیٹیکل پارٹی کا آدمی، اگر آپ کی بستیوں میں صاحب ہماری بستیوں میں نہیں، آپ کی بستیوں میں اگر متاثرین کے لیے کچھ اگر راشن، امداد، کپڑے، میڈیکل، دوائیں اگر لے کے اگر آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کے دل کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی حوالیہ ماں بہن کے گلے کیوں دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی، آپ کام کریے۔ صدر صاحب، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ الیکشن لڑیے، آپ الیکشن جیتیے، آپ کے کارپوریٹرز منتخب ہو بار بار، آپ کے ایم ایل ایز منتخب ہو بار بار، لیکن عوام کی خدمت کے لیے سب کو آپ آگے بلائیے۔ آپ ایسا مت کریے، غنڈا گردی کر کے مت کریے۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، میری جوتی پہ ہے کارپوریشن الیکشن، میری جوتی پہ ایم ایل اے الیکشن، میں نہیں لڑنے والا ہوں، لیکن میں آپ کی آواز کو یقیناً اٹھاتا رہوں گا۔ یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دیا ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں یقیناً عوام کی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔